we will continue further. Today we will read the puberty and its related disorders. So what is puberty? क्या होता है puberty? It is that period in girls, not only in girls, in any human being. It is that period which links the childhood to the adulthood. और इसमें क्या होगा mainly what is the main feature of puberty is क्या होता है there is development of secondary sexual characteristics. तो puberty क्या है? It is that time period of the life in which the secondary sexual characteristics start developing in both males as well as females. चाहे मेल है चाहे फीमेल है तो दोनों में क्या होगा there is development of your secondary sexual characteristics. So what are the changes taking place in your puberty? कैसे ये start होता है? So first, what is happening at puberty? You people just start writing with me, okay? At puberty क्या होगा? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक है? ये नाम याद रखना है, हाइपोथैलेमस का आर्कुएट न्यूक्लियस. तो ये क्या करेगा? This arcuate nucleus start releasing GnRH, gonadotrophin releasing hormones. ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी ये क्या था? दिस हाइपोथैलेमस वाज इन डॉर्मेंट स्टेट, इसलिए अभी तक जीएनआरएच हार्मोन्स नहीं निकल रहे थे. सो बिफोर प्यूबर्टी द हाइपोथैलेमस वाज डॉर्मेंट, इसलिए गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स वर नॉट देयर. लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, बिफोर प्यूबर्टी क्या है? द हाइपोथैलेमस इज इन डॉर्मेंट स्टेट, और वो भी क्यों डॉर्मेंट में आई विल टेल यू लेटर. तो प्यूबर्टी में क्या हुआ? एट प्यूबर्टी द आर्कुएट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, सो आर्कुएट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, इसने क्या किया? इट स्टार्ट रिलीजिंग द जीएनआरएच हॉर्मोन्स और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स. अब ये जीएनआरएच कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. और एंटीरियर पिट्यूटरी में कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? गोनाडोट्रॉफ्स. एंड गोनाडोट्रॉफ्स से क्या निकलेगा? देयर विल बी रिलीज ऑफ दीज hormones, that is FSH and LH. So this is the hormonal changes जो कि puberty के टाइम होता है. तो puberty के टाइम क्या होता है? Which nucleus is getting activated? This arcuate nucleus of hypothalamus ये activate हो जाता है and it start releasing the GnRH. ये GnRH कहाँ पे act करेगा? It will act on anterior pituitary, और anterior pituitary के gonadotroph cells पे जाके ये act करेगा, और गोनाडोट्रॉफ्स विल रिलीज द एफएसएच एंड एलएच, जिसकी वजह से सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे. लेकिन बिफोर प्यूबर्टी ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? व्हाई इट वाज नॉट हैपनिंग बिफोर प्यूबर्टी? तो बिफोर प्यूबर्टी क्या था? द हाइपोथैलेमस वाज डॉर्मेंट, दैट इज हाइपोथैलेमस डॉर्मेंट था, तो उसका मतलब क्या है? कोई हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं. So hypothalamus was releasing no hormones before puberty because it was dormant. क्यों dormant है? Because of certain neurotransmitter. कुछ neurotransmitters हैं जो वहां से कोई भी hormones को निकलने नहीं दे रहे. So what are those neurotransmitters जो hypothalamus से hormones नहीं निकलने दे रहे before puberty? तो यही question आता है कि before puberty which hormones keep the hypothalamus in dormant stage? So these hormones are, first is your GABA, sorry, neurotransmitter. First is GABA and second is neuropeptide Y. ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं. Neuropeptide Y and GABA. ये दोनों neurotransmitters क्या करते हैं? They are not letting the hypothalamus to release the GnRH. ठीक है?
They are not letting the arcuate nucleus of hypothalamus to release the GnRH. लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एट प्यूबर्टी, नाउ आई एम चेंजिंग टू प्यूबर्टी। सो एट प्यूबर्टी क्या हुआ? विच न्यूक्लियस इज गेटिंग एक्टिवेटेड? बोलो, अभी तो बताया है। Arcuate nucleus. यस, आर्कुएट न्यूक्लियस इज गेटिंग एक्टिवेटेड। लेकिन आर्कुएट न्यूक्लियस को एक्टिवेट होने के लिए सिग्नल कहाँ से मिला? देयर इज अनदर न्यूरोपेप्टाइड्स and these are, sorry, neurotransmitters. This is किस्पेप्टिन, किस्पेप्टिन, और इसका दूसरा नाम है मेटास्टिन, ठीक है, मेटास्टिन। और एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज लेप्टिन। तो ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? दे सिग्नल द आर्कुएट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, एंड तब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच, जिसकी वजह से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। सो क्वेश्चन क्या होगा? विच न्यूरोट्रांसमीटर्स आर लेस एट बिफोर प्यूबर्टी, सॉरी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और कौन से ज्यादा होते हैं? तो विच न्यूरोट्रांसमीटर्स आर मोर एट प्यूबर्टी? दिस किस्पेप्टिन एंड लेप्टिन। और अगर क्वेश्चन होगा विच न्यूरोट्रांसमीटर आर लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो लेस में होगा गाबा एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई। तो बिफोर प्यूबर्टी अगर पूछेंगे विच न्यूरोट्रांसमीटर्स आर मोर बिफोर प्यूबर्टी, तो आंसर विल बी गाबा एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई। तो एनी हाउ दे कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यू विल आंसर ड्यूरिंग प्यूबर्टी कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादा होंगे, विच विल बी मोर ड्यूरिंग प्यूबर्टी? पेप्टिन, Kispeptin, किस्पेप्टिन और leptin, लेप्टिन। यस, metastin. किस्पेप्टिन और मेटास्टिन, ये एक ही है, और दूसरा है लेप्टिन। और अगर पूछे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होंगे ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो क्या आंसर होगा? गाबा, यस, वेरी गुड, GABA गाबा and एंड neuropeptide न्यूरोपेप्टाइड वाई। वेरी गुड, गाबा एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई। और दूसरी तरह से अगर क्वेश्चन पूछेंगे बिफोर प्यूबर्टी विच न्यूरोट्रांसमीटर्स आर मोर? गाबा एंड न्यूरोपेप्टाइड, मतलब गाबा। यस, दिस विल बी मोर बिफोर प्यूबर्टी। वेरी गुड। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से हमें याद रखने हैं। नाउ कम बैक टू द प्यूबर्टल चेंजेस। क्या क्या चेंजेस होते हैं? सो देयर आर मेनली 5 चेंजेस, और ये 5 चेंजेस किसने डिस्क्राइब किए? बाय टैनर एंड मार्शल। तो टैनर और मार्शल ने स्टेजिंग दी है, और उसमें टोटल 5 चेंजेस है। व्हाट आर दोस 5 चेंजेस? पहला है ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होते हैं, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, हाइट में ग्रोथ होती है, एंड देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। साइक्लिकल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इन केस ऑफ फीमेल्स। तो ये किसने डिस्क्राइब किया है? थ्रू द टैनर स्टेजिंग, टैनर और मार्शल ने डिस्क्राइब किया। सो नाउ फर्स्ट इज देयर विल बी बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। तो अगर पूछेंगे फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, तो आंसर होगा बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। लेकिन ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली हो रही है, ठीक है। द चाइल्ड इज ग्रोइंग थ्रू आउट हिज और हर एज, बचपन से लेके अभी तक वो ग्रो कर रही है हाइट में। तो ये इतना ज्यादा विजिबल नहीं होती है, इसलिए फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इज ब्रेस्ट बर्निंग और थैलार्की, ठीक है। थैलार्की इज द फर्स्ट विजिबल साइन। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर पूछेगा फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, तो होगा देयर इज बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ स्पर्ट, उसकी हाइट बढ़ने लग जाएगी। लेकिन अगर पूछेंगे फर्स्ट विजिबल साइन, जो दिखाई देता है सामने से कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट विजिबल साइन इज थैलार्की, दैट मीन्स देयर इज ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट और ब्रेस्ट बर्निंग। फिर थर्ड क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर। प्यूबिक हेयर के डेवलपमेंट को बोलते हैं प्यूबार्की, एंड एक्सिलरी हेयर के डेवलपमेंट को बोलते हैं एडिनार्की। और उसके बाद सडनली फिर से पीक ग्रोथ, बहुत ज्यादा एकदम हाइट डेवलपमेंट हो जाएगी, वर्टिकल हाइट ग्रो हो जाएगी। एंड लास्ट विजिबल साइन इज मेंस्ट्रुएशन और मेनार्की।
ठीक है, साइक्लिकल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो पूछेंगे तो फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इट इज थैलार्की, लास्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इज मेनार्की और मेंस्ट्रुएशन। और अगर विजिबल वर्ड नहीं लिखा रहेगा फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी देन इट इज ग्रोथ स्पर्ट। तो ये विजिबल साइन, विजिबल वर्ड को ध्यान में रख के क्वेश्चन रीड करना है। नेक्स्ट सेम चीज है, जस्ट मैंने उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स इज ग्रोथ स्पर्ट, फर्स्ट विजिबल साइन इज थैलार्की दैट इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होता है प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं प्यूबार्की फॉर प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, और एक्सिलरी हेयर को एडिनार्की। देन पीक ग्रोथ वेलोसिटी वर्टिकल हाइट उसकी ग्रोथ होने लग जाएगी, एंड लास्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंसेस। और इसमें एवरेज टाइम कितना लगता है 4.5 इयर्स। ठीक है, पूरा प्यूबर्टी में चेंजेस में 4.5 इयर्स इज द एवरेज टाइम विच इज टेकन। और टोटल टाइम कितना लगता है यूजुअली 1 to 6 इयर्स लगते हैं टू अटेन द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के सारे चेंजेस को अटेन करने के लिए 1 to 6 इयर्स एक रेंज है, लेकिन अगर एवरेज पूछेंगे तो इट इज 4.5 इयर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखने हैं। देन इन केस ऑफ मेल्स अगर पूछे तो मेल्स में क्या होगा, हमने देखा फीमेल्स में प्यूबर्टी चेंजेस ऊपर से नीचे होते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे थैलार्की और लास्ट में मेनार्की, तो ऊपर से लेके नीचे डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन मेल्स में उल्टा होगा, नीचे से ऊपर होगी। फर्स्ट देयर विल बी टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट फॉलोड बाय पेनाइल एनलार्जमेंट। पहले टेस्टिस एनलार्ज होंगे देन पेनिस एनलार्जमेंट होगी, उसके बाद प्यूबिक हेयर डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना फीमेल्स में ऊपर से नीचे और मेल्स में नीचे से स्टार्ट होगा फिर ऊपर जाएगा, एंड देन उसके पीक हाइट वेलोसिटी। और एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो फिफ्थ में फेशियल हेयर, बियर्ड और मस्टैचेस आने लग जाते हैं। ठीक है, दाढ़ी मूंछ आएंगे लास्ट में, तो फेशियल हेयर वह लास्ट में आएगा फीमेल में, सॉरी मेल में। सो इट इज फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, मेल्स में कहाँ है बिलो अपवर्ड्स, और फीमेल्स में अबव डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे। तो इस तरह से हम एक याद रख सकते हैं। अब मेल और फीमेल में ग्रोथ रेट कब तक इक्वल रहता है 10.5 इयर्स एज तक, ये भी एक क्वेश्चन है। अप टू 10.5 इयर्स द ग्रोथ रेट इज एट अ सेम पेस इन केस ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल्स। उसके बाद दोनों की अलग अलग ग्रोथ रेट हो जाती है। Now you come to the Tanner staging. So Tanner staging में कितनी stages है? Especially for breast development there is 5 stages. So first stage में that is pre-adolescent stage, उसमें क्या होगा only papilla is developed, मतलब papilla is primitive form of nipple. So there is only development of nipple. Then Tanner stage 2 में क्या होगा breast budding is there. अब क्या होगा सपोज दिस इज द चेस्ट, तो एकदम ऐसे थोड़ा सा एक ब्रेस्ट बडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देयर इज ब्रेस्ट बडिंग दैट मीन्स एनलार्जमेंट एंड वाइडनिंग ऑफ एरियोला। एरियोला जो है वो एनलार्ज होने लग जाएगा और थोड़ा वाइड हो जाएगा। और जो पेपिला है मतलब जो निपल का प्रिमिटिव फॉर्म है वो भी थोड़ा सा एलिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन टैनर स्टेज 3 में क्या होगा देयर इज फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एरियोला, और ज्यादा उसका एनलार्जमेंट होगा ब्रेस्ट एज वेल एज एरियोला का, बट देयर इज नो सेपरेशन ऑफ कंट्यूर, मीन्स एरियोला कौन सा पोर्शन है और ब्रेस्ट कौन सा पोर्शन है, ऐसे अलग अलग डिवीजन नहीं होगी स्टेज 3 में भी। देन स्टेज 4 में क्या होगा further projection of areola and papilla to form a secondary mound above the level of the breast. अब क्या हुआ this is primary mound, पहले जो breast development हुआ था वो क्या था एक प्राइमरी माउंटेन जैसा प्राइमरी माउंट डेवलप हुआ था। लेकिन अभी स्टेज 4 में क्या हुआ इसमें एरियोला और निपल एक सेकेंडरी माउंट बना लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है सेकेंडरी माउंट इज फॉर्म्ड इन तो टैनर स्टेज 4 में सेकेंडरी माउंट डेवलप होता है।
तो सेकेंडरी माउंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एरियोला एंड पेपिला अबव द लेवल ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। देन स्टेनर स्टेज 5 में क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ पेपिला ओनली, अब सिर्फ निपल ग्रो होगी स्टेज 5 में। और एरियोला क्या होगा? एरियोला और ब्रेस्ट एक ही लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। एरियोला और ब्रेस्ट पहले, अभी स्टेज 4 तक एरियोला कहाँ था? निपल के साथ ग्रो हो रहा था, लेकिन स्टेज 5 में क्या होगा? एरियोला और ब्रेस्ट एक साथ मिल जाएंगे और सिर्फ निपल आगे ग्रो करेगी। टैनर स्टेज 5 में, टैनर स्टेज 5 को ही बोलते हैं मैच्योर ब्रेस्ट और एडल्ट स्टेज ब्रेस्ट, ठीक है। टैनर स्टेज 5 लास्ट स्टेज है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि इट इज एडल्ट स्टेज ब्रेस्ट और मैच्योर ब्रेस्ट। So these are the breast development as per the Tanner staging. और एक टैनर स्टेजिंग दिया है, उसमें क्या है? प्यूबिक हेयर भी है। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर में क्या होगा? टैनर स्टेज 1 में देयर इज नो प्यूबिक हेयर, तो स्टेज 1 में नो प्यूबिक हेयर। लेकिन ब्रेस्ट में क्या था? देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ओनली पेपिला। देन टैनर स्टेज 2 में क्या होगा? अब प्यूबिक हेयर, स्पार्स प्यूबिक हेयर मींस इधर उधर थोड़े थोड़े प्यूबिक हेयर आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे आएंगे? ये भी एक क्वेश्चन है। लेबिया मेजोरा वाले पार्ट में सबसे पहले प्यूबिक हेयर आएंगे, बट दे विल बी वेरी स्पार्स, लेकिन लॉन्ग एंड पिगमेंटेड हेयर होंगे। टैनर स्टेज 3 में क्या होगा? नाउ दीज हेयर विल बिकम डार्कर इन कलर और कोर्स हो जाएंगे एंड कर्ली होने लगेंगे, और अब ये मॉन्स प्यूबिस पे भी आ जाएंगे। तो पहले कहाँ पे आए? लेबिया मेजोरा। टैनर स्टेज 3 में they developed on the mons pubis. Stage 4 में adult type hair covering the mons only, अब सिर्फ mons पे ही और ग्रोथ होते जा रही है हेयर की। एंड टेनर स्टेज 5 में क्या होगा? एक इनवर्स ट्रायंगुलर पैटर्न में पूरे एरिया में हेयर आ जाएंगे, एज वेल एज ऑन द मीडियल साइड ऑफ द थाइज, जो थाइज है उसके मीडियल पार्ट में यहाँ पे भी प्यूबिक हेयर्स आ जाएंगे। सो मीडियल साइड ऑफ थाई में कौन से स्टेज में आते हैं प्यूबिक हेयर? स्टेज 5। एडल्ट टाइप इनवर्स ट्रायंगुलर फॉर्म में कौन से स्टेज में आएंगे? स्टेज 5। और एक क्वेश्चन है, सबसे पहले प्यूबिक हेयर कहाँ पे आएंगे? लेबिया मेजोरा। उसके बाद कहाँ पे आएंगे? मॉन्स प्यूबिस। तो ये 3-4 बातें यहाँ से याद रखनी है। तो टैनर स्टेजिंग में ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी बताया एंड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ और क्या होता है? जेनाइटल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो एट बर्थ एंड बिफोर प्यूबर्टी रेशियो ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स क्या रहेगा? यूट्रस का साइज जितना है उसके डबल साइज की होती है सर्विक्स, तो रेशियो इज 1:2। लेकिन एज द प्यूबर्टी प्रोग्रेसेस, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हाट हैपेंस? यूट्रस जो है अब अपने साइज में बड़ी होने लगी, सो इट हैज ग्रोन इन अ साइज दैट इज डबल द साइज ऑफ सर्विक्स। अब सर्विक्स के डबल हो गई यूट्रस, तो रेशियो जो है वो उल्टा हो गया 2:1। और इसका उल्टा अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा सर्विक्स इज टू यूट्रस रेशियो, तो हम रेशियो को उल्टा कर देंगे 1:2। बस ये याद रखना है, प्यूबर्टी में यूट्रस बड़ी होगी और सर्विक्स छोटी होगी, तो अपने आप दिमाग लगाने ना, यूट्रस टू सर्विक्स पूछेंगे तो 2:1 होगा, अगर क्वेश्चन में सर्विक्स टू यूट्रस होगा तो 1:2 कर देना है। देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब पहुंचेगी फीमेल तो यूट्रस और एनलार्ज हो जाएगी, तो 3 और 4:1 रहेगा, और अगर उल्टा पूछेंगे तो 1:3 और 4। एंड आफ्टर मेनोपॉज सारे स्ट्रक्चर्स एट्रोफिड हो जाते हैं, तो देयर इज नो सच रेशियो। Now you come to the disorders of puberty. So first disorder is precocious puberty. Precocious means पहले, टाइम से पहले। अच्छा, प्रिकॉसिटी के लिए कौन सी मेडिसिन है कैंट में? सिंगल मेडिसिन माइंड प्रिकॉशियस रूब्रिक में एक ही मेडिसिन है। एनीवन? मर्करी, ओके, मर्कसॉल नहीं, मर्कसॉल। और एलेंस की नोट में ट्यूबरकुलिनम भी है, ठीक है, लेकिन कैंट में मर्कसॉल, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है ये।
ओके, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ये ऐसा टाइम है जब क्या होगा, प्यूबर्टी पहले आ जाएगी। कितना पहले? द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दे डेवलप बिफोर 8 years ऑफ एज, और मेंसेस आने लग जाते हैं बिफोर 10 years ऑफ एज। तो दिस इज नोन एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? फर्स्ट है जीएनआरएच डिपेंडेंट। तो जीएनआरएच डिपेंडेंट कॉजेज में क्या है? प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ एचपीओ एक्सिस, जो हमारा हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है वो टाइम से बहुत पहले एक्टिवेट हो गया, इसलिए सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जल्दी एस्टैब्लिश हो गए और मेंसेस भी जल्दी जल्दी आने लगे। सेकेंड कॉज इज कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। उसका बच्ची का कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसा है कि वो इतनी जल्दी ग्रो हो गई कि मेंसेस और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यू कैन सी इन द फिगर आल्सो, ये 2 years की फीमेल है और इसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गए। सो दिस इज अ केस ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेस जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। थर्ड इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। फोर्थ इज सीएनएस कॉजेज लाइक नर्वस सिस्टम में ट्यूमर है, ट्रॉमा हो गया या कोई भी इंफेक्शन, उस सब की वजह से अर्ली एक्टिवेशन ऑफ एचपीओ एक्सिस, जिसकी वजह से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई। नेक्स्ट आर जीएनआरएच इंडिपेंडेंट कॉजेज, मींस जीएनआरएच ठीक ठाक निकल रहा है फिर भी देयर इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। क्यों है? बिकॉज ड्यू टू एक्सेस ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स फ्रॉम सम पेरिफेरी ऑर्गन्स। कोई ऑर्गन्स में ट्यूमर है और वहां से बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन या एंड्रोजन हार्मोन्स निकल रहे हैं। तो कॉजेज में क्या होगा? ओवेरियन कॉजेज लाइक ट्यूमर, ओवेरी के ट्यूमर्स, ठीक है, वी विल रीड दिस ट्यूमर्स इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस, लाइक ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है, थीका सेल ट्यूमर, लिडिक सेल ट्यूमर, एंड्रोब्लास्टोमा, मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम। सो इन सब कॉजेज में क्या होगा? बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से जल्दी से प्यूबर्टी आ गई। देन एड्रीनल कॉजेज, तो एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेशिया या एड्रीनल ट्यूमर, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड से क्या आता है? एंड्रोजन्स। कौन से लेयर से आते हैं एंड्रोजन्स? Zona reticularis. yes, very good. The innermost layer, that is zona reticularis. बाकी की 2 लेयर्स का क्या नाम है? एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है और उसके अंदर होता है एड्रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, क्या नाम है उसके? Zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticularis. यस, कैसे याद रखना है? जीएफआर से। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से कौन से हार्मोन निकलते हैं? Aldosterone, यस, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। फेसिकुलाटा से glucocorticoid, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। cortisol. वेरी गुड, वेरी गुड। ग्लूकोकॉर्टिसोइड दैट इज कॉर्टिसोल। और रेटिकुलरिस से एंड्रोजन्स। और मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं? Adrenaline and noradrenaline. यस, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। वेरी गुड। देन लिवर कॉजेज, लिवर ट्यूमर हो गया, हिपैटोब्लास्टोमा, उसकी वजह से भी अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है। तो अर्ली प्यूबर्टी है तो डिलेड प्यूबर्टी भी होती है। So what is delayed puberty? When the secondary sexual characters have not appeared till 13 to 14 years of age. कोई भी secondary sexual characters develop नहीं हुए, breast develop नहीं हुई, pubic hair नहीं है, menstruation भी नहीं है till 13 to 14 years of age, and especially menstruation जो है that fail to establish till 16 years of age. What are the causes? Hypergonadotrophic hypogonadism. Hypergonadotrophic hypogonadism means जो GnRH या FSH LH है, those are okay, लेकिन जो गोनाड्स है, ओवरी है, they are non responsive. ओवरी जो है उनका टोटल एजेनेसिस या फेलियर हो गया, तो जितना भी हार्मोन्स ऊपर से आता रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट कॉजेज गोनाडल डिसजेनेसिस, जो कि टर्नर सिंड्रोम में होता है, 45XO। प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस, तो मेल या फीमेल दोनों के केस में ये हो सकता है। गोनाड्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव या फिर टोटल ओवेरियन फेलियर। देन हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज है,
या क्रॉनिक इलनेस, किसी को लाइक ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज है, तो उसकी वजह से हॉर्मोन्स भी ऊपर से कम आ रहे हैं और गोनाड्स भी नॉन रिस्पॉन्सिव है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी ऐसा हो सकता है या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस के कारण भी ऐसा हो सकता है। अदर कॉजेज में और क्या है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें याद रख लेना, ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का भी कॉज है और डिलेड प्यूबर्टी का भी कॉज है। देन कैलमैन सिंड्रोम, कैलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, एनीवन? एनोस्मिया, ब्लाइंडनेस, वेरी गुड, कलर एनोस। ब्लाइंड। ओके, मैं बोल देती हूँ। कैलमैन सिंड्रोम में क्या है, ये एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक भी हो सकता है या ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। सो देयर इज डिफेक्ट, देयर इज डिफेक्ट, कहाँ पे डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन जीएनआरएच रिलीजिंग न्यूक्लियस, दैट इज कौन सा न्यूक्लियस है, आर्कुएट न्यूक्लियस। यस, आर्कुएट न्यूक्लियस में डिफेक्ट है। तो क्या होगा, देयर इज लेस एफएसएच एंड एलएच। और क्या है इसमें, one more defect is there, defect in olfactory neurons, defect in olfactory neurons। तो उसकी वजह से क्या होगा, there is hyposmia, या तो कम स्मेल आएगी या फिर टोटल एनोस्मिया, स्मेल ही नहीं आएगी। so this is the cause behind कैलमैन सिंड्रोम। अब कैलमैन सिंड्रोम में क्या क्या होता है उसको हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कैलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, पर्सन एनोस्मिक होता है, तो एनोस्मिक वर्ड से ही हम याद रखेंगे उसके सारे फीचर्स। सो ए फॉर हो जाएगा एनोस्मिया, एन फॉर नो मेंसेस, क्योंकि एफएसएच एलएच बहुत कम है तो नो मेंसेस। ओ फॉर अगर मेल्स में है तो ओलिगोस्पर्मिया होगा, ठीक है। एस फॉर देर इज सेक्स हार्मोन डेफिशिएंसी, ठीक है, एलएच एफएसएच कम है, सेक्स हार्मोन डेफिशिएंसी। एम फॉर मिडलाइन डिफेक्ट्स, मिडलाइन डिफेक्ट्स में क्या क्या होगा, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये सब होगा। आई फॉर कैसा डिसऑर्डर है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर, तो ये सेक्स एक्स लिंक्ड भी हो सकता है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। एंड सी फॉर इन केस ऑफ मेल्स देर इज क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या होता है क्रिप्टोर्किडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस टू Undescended. टेस्टिस, डिसेंड्स। वेरी गुड, अनडिसेंडेड टेस्टिस को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। सो इस निमोनिक से हम याद रख सकते हैं एनोस्मिक, उससे फीचर्स ऑफ कैलमैन सिंड्रोम, एनोस्मिया, नो मेंसेस, ओ फॉर ओलिगोस्पर्मिया, एस फॉर सेक्स हार्मोन डेफिशिएंसी, एम फॉर मिडलाइन डिफेक्ट्स लाइक decrease FSH and decrease LH, M for midline defects like cleft lip and cleft palate, I for inherited disorder है, किस तरह से inherit हो सकता है, X linked और autosomal dominant, and C for cryptorchidism, that means undescended testis in case of males। और क्या causes है, intracranial lesions like tumor, trauma and infection। देन यूगोनाडिज्म, इसमें गोनाड्स भी ओके है और जो हार्मोन्स है वो भी ओके है, लेकिन फिर भी देर इज नो प्यूबर्टी, सो देर इज सम एनाटॉमिकल डिरेंजमेंट, लाइक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए। इम्परफोरेट हाइमेन के केस में मेंसेस फेल टू एस्टेब्लिश बिकॉज देर इज हाइमेन इज नॉट परफोरेटेड, तो कलेक्शन ऑफ ब्लड सारा हाइमेन के पीछे कलेक्ट होते जा रहा है, क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं उसको, हिडन मेंसेस। मुलेरियन एजेनेसिस के केस में हमने देखा था बहुत सारे डिसऑर्डर्स थे, सेप्टेट यूट्रस, आर्कुएट यूट्रस, ठीक है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ये सब, एंड ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, वेजाइना में एक ट्रांसवर्स सेप्टम है जिसकी वजह से मेंसेस आर नॉट एस्टैब्लिशिंग। नाउ थर्ड डिसऑर्डर ऑफ प्यूबर्टी इज प्यूबर्टी मेनोरेजिया। प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा उसको मेंसेस हो रहा है। सो मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेनोरेजिया,
More than 80 ml of blood loss during menstrual cycle. यस, मोर देन 80 ml, इधर इन क्वांटिटी ज्यादा है या फिर ड्यूरेशन ज्यादा है, मोर देन 7 days, ठीक है। तो बोथ हमें याद रखना है दोनों चीजें, इधर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इट इज मोर और द ड्यूरेशन इज मोर, ड्यूरेशन इज मोर देन 7 to 8 days और मोर देन 80 ml या फिर दोनों। तो ऐसा अगर प्यूबर्टी पे होता है तो इसको बोलते हैं प्यूबर्टल मेनोरेजिया। एंड व्हाट आर द कॉजेज? DUB इज द मोस्ट कॉमन कॉज, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी उसको ये मेनोरेजिया हो रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। हिमेटोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं लाइक ITP, दैट इज इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, एंड वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर डिजीज, जिसमें वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की कमी की वजह से प्लेटलेट एडिशन नहीं हो पाता एंड देयर इज ब्लीडिंग। देन पेल्विक ट्यूमर्स लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, तो इन सब causes की वजह से there can be pubertal menorrhagia. Next disorder is McCune-Albright syndrome. So McCune-Albright syndrome में क्या होता है? It is characterized by precocious puberty. तो precocious puberty के साथ और क्या है इसमें? So M for McCune, तो M से ही है multiple cystic bone lesions. ऐसे you can see in the figure, bone जो है बीच बीच में से है नहीं, bone density कम है यहाँ पे। So these lesions are known as polyostotic fibrous dysplasia. ठीक है, these multiple cystic bone lesions are known as polyostotic fibrous dysplasia. एंडोक्रिनोपैथीज मिलेगी बहुत सारी, जैसे उसमें एक्रोमेगैली हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कैफे उले स्पॉट्स ऑन द स्किन, ब्राउन कलर के स्पॉट होंगे स्किन पे, इसकी फिगर पिछले स्लाइड में चली गई। सो इस तरह के स्पॉट्स दिखेंगे, इसको बोलते हैं कैफे उले स्पॉट्स। और मैटेरिया की कौन सी रेमेडी में कैफे उले स्पॉट्स होते हैं? कार्सिनोसिन। वेरी गुड, कार्सिनोसिन। Then first sign is vaginal bleeding, early vaginal bleeding. तो first sign of McCune-Albright is vaginal bleeding, ये क्वेश्चन याद रख लेना। Then what is the pathophysiology behind McCune-Albright? इसमें क्या है? There is mutation of one protein, that is G3 protein. अब इस प्रोटीन की म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ? There is activation of this enzyme adenylyl cyclase, और इस एंजाइम के एक्टिवेशन से क्या हुआ? सारे हार्मोन स्टिमुलेट हो गए जितने भी हैं, LH, FSH, TSH एंड ग्रोथ हार्मोन। तो सारे ही फीचर्स हमें दिखाई देंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक्रोमेगली, क्योंकि ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो ज्यादा ये हार्मोन्स निकलेंगे। सो हाइपर वाले सारे फीचर्स दिखाई देंगे। एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ LH एंड FSH क्या होगा? ज्यादा ईस्ट्रोजन भी निकलेगा, इसलिए प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाती है, सेक्सुअल प्रिकॉसिटी इज देयर। और फर्स्ट साइन क्या होता है? वेजाइनल ब्लीडिंग। और इस फीमेल को लाइफ टाइम देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, एनी टाइम शी कैन बी एट अ रिस्क फॉर मेलिग्नेंसी। Then menopause. What is menopause? Permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life. Why it is happening? Due to loss of ovarian follicular activity. So total बंद हो गए menses at the end of the reproductive life due to the loss of ovarian follicular activity. And इसको clinically हम कैसे diagnose करेंगे? If a female presents with amenorrhea, नो मेंसेस के साथ आई है फीमेल, और ड्यूरेशन क्या है? नो मेंसेस की ड्यूरेशन है 12 consecutive months. ऐसा नहीं है कि 3 महीने नहीं हुए उसके बाद 1 महीना हो गया, फिर से 4 महीने नहीं हुए, उसके बाद फिर से 2 महीने मेंसेस हो गए, उसके बाद फिर से 5 महीने नहीं हुए, तो इसको हम टोटल गिन के 12, ये नहीं होगा, ठीक है। 3 4 7 + 5 12, दिस इज नॉट मेनोपॉज। लगातार 12 महीने उसके मेंसेस अगर बंद हो गए विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी और एनी अदर पैथोलॉजी, तभी हम उसको क्लासिफाई करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ मेनोपॉज। एंड व्हाट इज द एज फॉर मेनोपॉज? एज क्या है?
Average age is 47 years and the range is between 45 to 55 years. So what is the range for menopause? It is 45 to 55 years, but the average age for menopause is 47 years. देन प्री मेच्योर मेनोपॉज किसको बोलते हैं? अगर 40 इयर्स के पहले मेंसेस बंद हो गए देन इट इज नोन एज प्री मेच्योर मेनोपॉज. एंड डिलेड मेनोपॉज कब बोलते हैं? 55 इयर्स के बाद भी, अपर लिमिट के बाद भी मेंसेस जो है स्टॉप नहीं हुए. So menopause failed to establish even beyond the 55 years of age. तब उसको बोलेंगे delayed menopause. Then what are the causes for delayed menopause? Constitutional causes. उसके फैमिली में ही ऐसे है, मम्मी के भी लेट बंद हुए थे, दादी जी के भी लेट से बंद हुए थे, तो उसको भी ऐसे हो रहा है. नो प्रॉब्लम. यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से डिले हो सकता है. Chronic illnesses like diabetes and if there is some estrogen releasing tumor inside the body, तो उसकी वजह से भी delayed menopause हो सकता है. Then what is the hormonal status during menopause? सबसे पहले तो नॉर्मल अगर 45 टू 55 इयर्स के एज ग्रुप की फीमेल आ रही है तो हमें हार्मोनल स्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है. मेनोपॉज इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. तो अगर इस एज ग्रुप की कोई भी फीमेल आ रही है, हमें ये हार्मोनल स्टडी करने की जरूरत नहीं है. कब हम ये करेंगे? अगर एक 40 इयर्स से कम की लेडी आ गई हमारे पास विद द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, तब हम ये करेंगे. या फिर एक 55 इयर्स की फीमेल आ रही है विद मेंसेस, तब हम ये हार्मोनल स्टडी करेंगे. सो नॉर्मल लेडी के लिए ये करने की जरूरत नहीं है. देन व्हाट विल बी द हार्मोनल स्टेटस? अगर so when we will do this hormonal status, especially in case of premature menopause, when there is a lady who is approaching us and she is showing the features of menopause and the age is less than 40, तब हम ये hormonal status करेंगे. So first hormone जो कि fall होगा that is estradiol levels बहुत कम हो जाएंगे. Estradiol क्या है? This is the most predominant or you can say most potent form of estrogen in reproductive period. ईस्ट्रोजन की जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म होती है या मोस्ट पोटेंट फॉर्म है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वो है ईस्ट्रोडायोल. और इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी ड्यूरिंग मेनोपॉज? इवन लेस देन 20 पिकोग्राम्स पर ml. देन एफएसएच विल बी इंक्रीज, क्योंकि ईस्ट्रोजन फॉल हो गया. ईस्ट्रोजन ही क्या देता है? ईस्ट्रोजन गिव्स द नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी कि एफएसएच को कम करो, लेकिन अभी ईस्ट्रोजन ही नहीं है तो कोई भी ये फीडबैक जो है ये मैकेनिज्म लॉस्ट हो जाएगा. इसलिए द एफएसएच विल बी हाई इन केस ऑफ मेनोपॉज. अब एफएसएच हाई है तो एलएच भी हाई होगा बिकॉज बोथ आर द पिट्यूटरी हार्मोन्स. तो कोई फीडबैक नहीं होने की वजह से दोनों ही पिट्यूटरी हार्मोन्स विल बी हाई. देन एफएसएच और एलएच का रेशियो भी ज्यादा हो जाएगा बिकॉज दोनों जो है हार्मोन ज्यादा हो गए. Then there is one more hormone that is anti-Mullerian hormone. Anti-Mullerian hormone क्या बताता है? ओवेरियन रिजर्व, कितने फॉलिकल्स हैं हमारे ओवरी में, वो ये बताता है. सो जिसमें भी ओवरीज में फॉलिकल्स कम होंगे तो उन फीमेल्स में यू विल सी डिक्रीज लेवल ऑफ एएमएच. तो मेनोपॉज में क्या होता है? फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, इसलिए एएमएच भी कम हो जाता है. देन जो मेनोपॉजल ओवरीज है वो भी स्मॉल अमाउंट में एक टाइप का ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है. व्हाट इज दैट फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन? नाम याद रख लो, एंड्रोस्टिनिडायोन. ठीक है, ईस्ट्रोडायोल को क्या बोलते हैं? E2 भी बोलते हैं शॉर्ट में. एंड एंड्रोस्टिनिडायोन इट कम्स फ्रॉम द मेनोपॉजल ओवरीज. ठीक है, और ये पेरिफेरल फैट सेल्स में जाके ईस्ट्रोन में कन्वर्ट होता है. तो अगर पूछेंगे मेनोपॉजल ओवरीज से कौन सा ईस्ट्रोजन निकलता है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, एंड्रोस्टिनिडायोन और ईस्ट्रोन. और इसको E1 भी बोलते हैं शॉर्ट में.
So E1 is from menopausal ovaries and E2 is from your रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली फीमेल्स में जो मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन होती है। और इसके अलावा और क्या होगा, ईस्ट्रोजन टू एंड्रोजन रेशियो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एंड्रोजन्स भी कम हो जाएंगे और ईस्ट्रोजन तो कम हुआ ही है। सो इफ यू विल डू द रेशियो ऑफ ईस्ट्रोजन टू एंड्रोजन, दैट विल आल्सो डिक्रीज इन केस ऑफ मेनोपॉज। Then what are the clinical features of menopause? ऐसे clinically how you will diagnose? So most important feature is hot flushes. बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो hallmark of menopause is hot flushes और around 75% females में hot flushes होते हैं और ये ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे ये हॉट फ्लशेस हो सकते हैं और इसीलिए जो है फीमेल को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ती है। व्हाई? बिकॉज ये कभी भी दिन के किसी भी टाइम में हो सकते हैं एंड दिस डिसरप्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये हैम्पर करते हैं, इसलिए फीमेल्स दे गो फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या होगा, देयर इज सडन रेडनेस ऑफ द स्किन हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट या वार्मथ फीलिंग होगी, स्वेटिंग होगी, हार्ट रेट बढ़ जाता है एंड स्पेशली जो हॉट फ्लैशेस है दे आर मोस्ट सीवियर एट नाइट, रात में ज्यादा होंगे। एंड व्हाई डू दे अकर, क्यों होते हैं हॉट फ्लैशेस? ड्यू टू द ईस्ट्रोजन विड्रॉल। ईस्ट्रोजन जो है जो बॉडी में जो था पहले, धीरे 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 वो कम होते जा रहा है। सो ड्यू टू ईस्ट्रोजन विड्रॉल देयर इज हॉट फ्लैशेस। और क्या होगा मेनोपॉज के टाइम, नाइट स्वेट्स या इंक्रीज स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स होंगे, डिस्पेरियोनिया, ठीक है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी देयर बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड सिक्रीशन फ्रॉम द वेजाइना। देन डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाएगी, लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया भी होने लग जाएगा एंड ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाई ऑस्टियोपोरोसिस? ड्यू टू द रिडक्शन इन बोन मिनरलाइजेशन, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा। देन ऑस्टियोपोरोसिस में और क्या होगा, बोन्स में और क्या होता है, एक तो हो गया ऑस्टियोपोरोसिस एंड बोन्स दे बिकम प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स कौन सा होगा इन केस ऑफ मेनोपॉज? इट इज वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर ड्यू टू वर्टिब्रल कंप्रेशन, ये याद रख लेना। तो बोन्स में दो चीजें होंगी, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड नेक्स्ट इज फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इज वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर। और एक फ्रैक्चर होता है, दिस इज नॉट मोस्ट कॉमन बट रिस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं, और फीमोरल नेक फ्रैक्चर, फीमर की नेक का फ्रैक्चर होता है, फीमोरल नेक फ्रैक्चर। So these three types of fractures are most common or common among menopausal females, जिसमें से most common है vertebral compression fracture। क्यों हो रहा है ये? Due to the demineralization of the bone या फिर due to the reduction in bone mineral density। Then HRT लेती हैं females, क्यों? Due to the hot flushes। तो what are the benefits of HRT? इम्प्रूवमेंट ऑफ वैसोमोटर सिस्टम, जो हॉट फ्लशेज है, वैसोमोटर सिम्टम्स क्या है, हॉट फ्लशेज, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा ली जाती है। यूरोजेनाइटल सिस्टम में जो एट्रोफी है जिसकी वजह से सिक्रीशन नहीं हो रही है, उस वजह से भी लेते हैं। टू इंक्रीज द बोन डेंसिटी, को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या है, वो बोन की डेंसिटी को बनाए रखता है, बोन में मिनरलाइजेशन कराता है। तो ईस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो बोन जो है वो टूटने लग जाती है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होता है। सो दैट इज व्हाई द फीमेल वो क्या लेती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ईस्ट्रोजन लेती है बाहर से ताकि बोन जो है ठीक ठाक रहे। देन HRT और क्या करता है, इट प्रिवेंट्स कोलोरेक्टर कैंसर एंड इट इज पॉसिबली कार्डियो प्रोटेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, सो व्हाई इट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव? अगर मैं बोलूं देयर इज अ 40-year-old male and there is a female also, there is a 40-year-old male as well as female, तो who is more prone to coronary artery disease, किस में ज्यादा होने के चांस है? Males. Male. Yes, male is more prone to
कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन वही अगर मैं इसको 60 इयर्स ओल्ड कर दूं तो तब कौन ज्यादा रहेगा? इक्वल। नो, देन फीमेल विल बी मोर, क्योंकि फीमेल में पहले क्या था, बिफोर मेनोपॉज ईस्ट्रोजन वाज कार्डियो प्रोटेक्टिव। ईस्ट्रोजन जो है वो क्या कराता है, ईस्ट्रोजन इट रेजेस द एचडीएल लेवल, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये बढ़ाता है, इसलिए ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेनोपॉज होगा तो ये रिस्पॉन्स जो है दैट विल बी लॉस्ट। अब ईस्ट्रोजन ही नहीं है तो एचडीएल में कन्वर्ट भी नहीं होगा, इट विल नॉट रेज द लेवल्स ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसलिए इस एज में फीमेल जो है वो ज्यादा उसको रिस्क रहेगा कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का। So if there will be a question, what is the best predictor of coronary artery disease in postmenopausal female? तो कौन सा टेस्ट करोगे postmenopausal female में to check whether she is at a risk of coronary artery disease or not? किस चीज के लेवल्स चेक करोगे? HDL। Very good, very good. Serum HDL. You will go for the levels of serum HDL. Serum HDL कितना है ये देख के हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसको हार्ट डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती। वेरी गुड। नाउ बोन मिनरल डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे थे, इसका एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया। तो नॉर्मल बोन डेंसिटी चेक करने के लिए देयर इज अ स्कोर दैट इज टी स्कोर। तो टी स्कोर अगर +2.5 से -1 के बीच में है, दिस इज सपोज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 2 माइनस में, दिस इज +1, दिस इज +2 एंड समवेयर है +2.5। तो इतने से इतने के बीच में है तो इट इज नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्टियोपिनिया कब होना स्टार्ट होगा? जब -1 से -2.5 इस रेंज में होगा तो दिस विल बी ऑस्टियोपिनिया। अब इससे भी बिलो चला जाएगा, -2.5 से नीचे ऑस्टियोपोरोसिस, एंड उससे भी नीचे चला जाएगा तो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्कोर याद रखना है। नॉर्मल कितना होता है? +2.5 टू -1, -1 से -2.5 इज ऑस्टियोपिनिया, below 2.5 is your osteoporosis and still more below the 2.5 is severe osteoporosis, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? कौन सी फीमेल्स को नहीं दोगे? फीमेल हु इज हैविंग अनडायग्नोज्ड जेनिटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग, उसको ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, जेनिटल ट्रैक्ट से, और अभी तक डायग्नोज नहीं हुए, देन उसको हम HRT नहीं दे सकते। इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तब भी नहीं देना है। देयर इज हिस्ट्री ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस तब भी नहीं देना है। एक्टिव लिवर डिजीज है, किसी को लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है या फिर कोई भी ट्यूमर है तो नहीं देना है। एक्टिव गॉल ब्लैडर डिजीज में भी HRT इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर इन द बॉडी, ऐसा कोई कैंसर है जहां से ईस्ट्रोजन ज्यादा निकल रहा है तो इस केस में भी हमें HRT नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये सारे कॉजेज हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज मेनोपॉज में क्या हम एडवाइस दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल ट्रीटमेंट, और क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट यू विल टेल द फीमेल फॉर अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कि फिजिकल एक्टिविटी करो, और फिजिकल एक्टिविटी में वेट बियरिंग एक्सरसाइज बोलनी है, ठीक है, वेट उठाने वाली। हाई कॉफी इनटेक अगर लेती है तो उसको मना करना है। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल के लिए भी उसको मना करना है। कैल्शियम इनटेक बढ़ाने के लिए बोलना है, अप टू 300 ml ऑफ मिल्क कंज्यूम कर सकती है पर डे, एंड यू हैव टू रिड्यूस दोज मेडिकेशन विच कॉज बोन लॉस। अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली दवाई वो ले रही है तो उसको बोलना है कि उसको कम कर दे। देन न्यूट्रिशियस डाइट के लिए बोलना है, कैल्शियम तो बोल दिया, कैल्शियम इनटेक बढ़ाना है और प्रोटीन इनटेक भी बढ़ाना है। सप्लीमेंट्री कैल्शियम ले सकते हैं, कितना कैल्शियम? 1 to 1.5 ग्राम पर डे। उससे क्या होगा? रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स रिड्यूस हो जाएगा।
एक्सरसाइज करने के लिए बोलनी है, कौन सी एक्सरसाइज? वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड जॉगिंग, दीज एक्सरसाइज आर हेल्पफुल। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, कितना विटामिन डी? 1500 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के रिस्क कम होंगे। एंड अगर स्मोकिंग या अल्कोहल लेती है तो वो परमानेंटली स्टॉप करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट इज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। सो इवन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनोपॉज, उसके बाद क्या हुआ? सडनली देयर इज कंटिन्यूड ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना फॉर 12 मंथ्स एंड आफ्टर, 12 महीने से उसको रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनोपॉज, तो उसको बोलेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। नाउ व्हाट आर द कॉजेज? वेरी इंपॉर्टेंट, जेनाइटल मैलिग्नेंसी जो है दैट इज द कॉज फॉर 1/3 ऑफ द केसेस। पोस्ट मेनोपॉजल के 1/3 केसेस का कॉज क्या है? जेनाइटल मैलिग्नेंसी। और इंडिया में कौन सी मैलिग्नेंसी सबसे मोस्ट कॉमन है? सीए सर्विक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इन वर्ल्ड, देन इट इज कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम। दूसरे लैंग्वेज में दे कैन राइट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है? तो डेवलपिंग कंट्रीज में सीए सर्विक्स और डेवलप्ड कंट्रीज में सीए एंडोमेट्रियम। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अदर कॉजेज इंक्लूड dysfunctional uterine bleeding, tuberculosis, especially your genital tuberculosis, and indiscriminate use of HRT. वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड वाले ग्रुप में थे, फिर भी उसको किसी ने HRT दे दिया, तो ऐसे केसेस में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। नाउ हाउ यू विल डायग्नोज? Hysteroscopic biopsy followed by curettage. This is the first line treatment, first line diagnostic treatment, and best investigation is fractional curettage. Fractional curettage में क्या होगा? पहले cervix वाले एरिया से टिश्यू कलेक्ट करेंगे, उसके बाद endometrial tissue will be collected. So ऐसे fractions में they will collect the tissue. So best investigation is fractional curettage, और फर्स्ट पे जो करते हैं हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी फॉलोइंग curettage. Then next and very important is menstruation. Menstruation क्या है? This is the last visible sign of puberty. Last visible sign of puberty, and it is a visible manifestation of cyclic physiological uterine bleeding. ठीक है, cyclical uterine bleeding due to the shedding of endometrium, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वीपिंग ऑफ एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? ड्यू टू द हार्मोनल प्ले फ्रॉम द एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में जो हार्मोन्स का इंटरप्ले हो रहा है उसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम द यूट्रस, एंड दिस ब्लीडिंग इज साइक्लिकल एंड इट इज टोटली फिजियोलॉजिकल। नाउ फर्स्ट मेंसेस जब होती है उसको बोलते हैं, उस एज को बोलते हैं मेनार्की, and that age is range is 11 to 15 years, एवरेज एज है 13 years। ठीक है, साइकिल कितने दिन की होती है? 21 to 35 डेज की साइकिल होती है, एवरेज इट इज फॉर 28 डेज। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 4 to 5 days, and amount is 20 to 80 ml, amount is between 20 to 80 ml। Now oogenesis, जनरेशन ऑफ oogonia। तो सबसे पहले जो oogenesis है वो इंट्रायूटराइन लाइफ में स्टार्ट होता है इन द योक सैक, तब उसको बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। उसके बाद प्रिमिटिव जर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है और उसको बोलते हैं oogoneum, दैट इज कॉल्ड oogoneum। देन उसके बाद उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte किसके अंदर होगा? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है प्राइमरी oocyte। कैसे होगा? दिस इज ग्रैन्युलोसा सेल, सबसे आउटर मोस्ट को बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। उसके बाद उसके अंदर होती है ये, सॉरी उसके बाहर होते हैं थीका सेल्स, दिस इज थीका सेल्स।
और इसके अंदर है ये प्राइमरी oocyte। दिस इज द प्राइमरी oocyte और इसी को बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के 3 पार्ट्स है, याद रखना। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज थीका सेल्स, उसके बाद अंदर वाली लेयर को बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल एंड सबसे अंदर होता है प्राइमरी oocyte। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और बर्थ पे हमारे पास फीमेल के अंदर सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही होते हैं। Now these primordial follicles, they are arrested at the prophase of first meiotic division of the cell cycle। सेल साइकिल की जो फर्स्ट meiotic division है उसके प्रोफेज पे ही ये आके रुक जाते हैं और अप टू प्यूबर्टी इसी स्टेज में रहते हैं सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। नाउ एट प्यूबर्टी क्या होगा? देयर इज जनरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड देयर इज रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। देयर इज रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। और इसकी फर्दर डेवलपमेंट तभी होगी जब ये किसके साथ मीट करेगा? इट विल मीट विद द sperm। when the secondary oocyte will meet with the sperm, then only the second meiotic division will be completed। ठीक है, तो सेकेंड meiotic division कब complete होगी? आफ्टर इट मीट्स विद द sperm, दैट इज देयर इज फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है और तभी सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है। तो ये याद रखना, फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ओव्यूलेशन में निकल जाती है एंड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज रिलीज ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होगा तो देयर इज टोटल डीजेनरेशन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। This is the oogenesis। Now we will read the menstrual cycle। So menstrual cycle में there are two events simultaneously, there are happening two events, ovarian events and uterine events। ovarian event दो है, follicular and luteal phase। follicular phase के corresponding uterus में कौन सा phase होता है? proliferative phase। और जब ओवरी में लूटियल फेज चल रहा है तो यूट्रस में सिक्रेटरी फेज चलता है। तो कितने फेज हो गए टोटल? टोटल तो 2 ही फेज है लेकिन अलग अलग 4 फेज हैं। तो फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, देन ओव्यूलेशन होगी। उसके बाद लूटियल फेज एंड सिक्रेटरी फेज ये दोनों एक साथ हो रहे हैं एंड देन एट लास्ट देयर इज मेंस्ट्रुएशन। नाउ अब बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि दिस इज वेरी इजी, बट अगर नहीं समझोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो ओवरी में क्या है? डिफरेंट फॉलिकल्स है ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड दे आर एट डिफरेंट स्टेजेस। सो हमारे पास क्या है? बर्थ पे क्या होता है? वी हैव ऑल द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। प्यूबर्टी पे क्या है? सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो कि अरेस्टेड है एट द फर्स्ट meiotic डिवीजन जो अभी हमने पढ़ा। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के कितने लेयर्स है? अभी हमने जाना 2 लेयर्स है और अंदर उसमें प्राइमरी oocyte है। सो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज थीका सेल लेयर। थीका सेल लेयर और उसके अंदर क्या है? देयर इज ग्रैन्युलोसा सेल लेयर। दिस इज ग्रैन्युलोसा सेल्स और सबसे अंदर बैठा है ये प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। सो एट प्यूबर्टी क्या हो रहा है? HPO एक्सिस बिकम्स फंक्शनल। किसकी वजह से फंक्शनल होता है HPO एक्सिस? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से फंक्शनल होता है HPO एक्सिस? Kisspeptin, GABA metastin, and leptin। neuropeptin Y। नहीं, वो तो इनहिबिटरी है, न्यूरोपेप्टाइड वाई। किस पेप्टिन एंड लेप्टिन Kisspeptin इज and leptin। करेक्ट, वेरी गुड। सो HPO एक्सिस बिकम्स फंक्शनल एट प्यूबर्टी ड्यू टू दीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या रिलीज करेगा? इट विल रिलीज GnRH। GnRH will go to the anterior pituitary and it will release FSH।
अब ये FSH क्या करेगा? इट विल कॉज द ग्रोथ ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल. सो फर्स्ट इसका काम है, इट विल कॉज द ग्रोथ ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल. लिखते जाओ साथ साथ क्योंकि ये स्लाइड में नहीं है. एंड स्पेशली कहाँ पे ये एक्ट करेगा? इट विल एक्ट ऑन द ग्रेन्युलोसा सेल्स. जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है, दिस ऑरेंज लेयर, इसको ज्यादा स्टिमुलेट करेगा. और ग्रेनुलोसा सेल पे ये एक्ट करके क्या निकालेगा? दिस विल हेल्प इन द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन. दिस विल हेल्प इन द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन. तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा दैट ईस्ट्रोजन रिलीज इज ड्यू टू विच हार्मोन, तो आंसर क्या होगा? FSH. वेरी गुड, FSH. ये सब क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल. So FSH is responsible for the release of estrogen. अब ये estrogen 3 काम करेगा. First, what it will do? It will give a negative feedback to the FSH. कि अभी बहुत हो गया, अब आपकी और जरूरत नहीं है. तो first is it will give negative feedback to the FSH. क्योंकि एक menstrual cycle में एक ही follicle चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, और FSH निकलता जाएगा तो और ज्यादा फॉलिकल्स वेस्ट हो जाएंगे. सो फर्स्ट काम ये क्या करता है? इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू स्टॉप द FSH रिलीज. सेकेंड ये क्या करेगा? इट गोज टू द यूट्रस एंड ब्रिंग्स प्रोलिफरेटरी चेंजेस इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम. हमने बोला था, क्या बोला था? फॉलिकुलर फेज ओवरी में हो रहा है और यूट्रस में क्या हो रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज साथ साथ में. तो प्रोलिफरेटिव फेज को बिगिन कराने के लिए यूट्रस में जाता है ये estrogen. Estrogen goes to the uterus and cause the proliferatory changes in the uterine endometrium. Uterine endometrium में क्या करेगा? Proliferative changes, उसकी growth कराएगा. This is the second work performed by estrogen. तो अगर क्वेश्चन होगा proliferatory phase is due to, तो आंसर will be which hormone? Estrogen. Yes, it is due to estrogen. Then third function क्या है estrogen का? It will give positive feedback. Positive feedback किसको? To the anterior pituitary for release of LH. For release of LH. तो इसी की वजह से बाद में क्या होता है? LH surge. So LH surge is due to which hormone? Estrogen. Release of LH is due to estrogen. And release of estrogen is due to FSH. तो ये 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से याद रखने. सो अब ये हो गया फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटरी फेज दोनों खत्म हो गया. फॉलिकुलर फेज कहाँ पे हो रहा है? ओवरी में. एंड फॉलिकुलर फेज के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा फेज है? प्रोलिफरेटिव फेज इन द यूट्रस. नाउ नेक्स्ट, अब क्या हुआ? ईस्ट्रोजन ने क्या कराया? LH सर्ज. लेकिन ईस्ट्रोजन कितना ज्यादा होना चाहिए कि LH सर्ज हो, LH रिलीज हो? कितना ईस्ट्रोजन होना चाहिए फॉर द LH रिलीज? ईस्ट्रोजन शुड बी अराउंड 200 पिकोग्राम पर ml. कितने आवर्स के लिए? अप टू 48 आवर्स ये लेवल रहेगा, तभी LH रिलीज होगा. So what is the amount of estrogen which is required for the release of LH? It is 200 picogram. And for what time it should be raised? It should be raised for at least 48 घंटे तक ये इतना ही रहना चाहिए, तभी जाके LH निकलेगा. Another important question. Now I will erase this. अब क्या निकला था लास्ट में? There was LH. LH निकल गया. अब ये LH क्या करेगा? ये भी 3 जगह पे जाके एक्ट करेगा. ये भी जाएगा ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एक्ट करेगा. ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल. ग्रैन्युलोसा सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन. So which hormone is responsible for release of progesterone? LH. Very good. LH. वेरी गुड. इन वेरी लो क्वांटिटी ये ग्रैनुलोसा सेल्स से प्रोजेस्टेरॉन बनवाएगा.
और ये प्रोजेस्टेरॉन फिर से क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा कि LH-FSH निकालो नेक्स्ट साइकिल के लिए। ठीक है, अभी यहीं तक याद रखो, वो वाला मैं नेक्स्ट पॉइंट आगे कंटिन्यू करूंगी। देन LH क्या करेगा, आउटर मोस्ट लेयर पे भी जाके एक्ट करेगा, थीका सेल्स पे भी जाके एक्ट करेगा। थीका सेल्स में क्या करेगा, थीका सेल से निकलेंगे एंड्रोजेंस। थीका सेल्स विल कॉज द रिलीज ऑफ एंड्रोजेंस, और ये एंड्रोजेंस फिर से जाके ग्रैनुलोसा सेल्स पे एक्ट करेंगे। ठीक है, और एंड्रोजेंस की वजह से क्या होता है, जो भी प्यूबिक हेयर या एक्सिलरी हेयर ग्रो होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज ड्यू टू एंड्रोजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर ग्रोथ एट प्यूबर्टी इज ड्यू टू एंड्रोजेंस। और ये एंड्रोजेंस जाके किस पे काम किए, ओवर द ग्रैनुलोसा सेल्स। और क्या करते हैं एंड्रोजेंस, ये एंड्रोजेंस जाके, दीज एंड्रोजेंस खुद ही ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गेट कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजेंस। ये एंड्रोजेंस बाद में जाके ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से एंजाइम के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, aromatase. वेरी गुड, Aromatase. वेरी गुड, एरोमेटेज एंजाइम इन द पेरिफेरल फैट सेल्स में जाके ही एरोमेटाइजेशन होता है। थर्ड जगह जहां पे LH एक्ट करेगा, दैट इज ओवर द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, तो LH जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल के तीनों लेयर्स पे जाके एक्ट कर रहा है, आउटर मोस्ट थीका सेल्स, उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल्स, और सबसे अंदर है प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्टेड है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे, उसके मियोटिक डिवीजन को ये वापस से स्टार्ट कराता है। सो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिज्यूम्ड, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिज्यूम्ड, वापस से स्टार्ट हो जाती है। एंड प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने के बाद ही क्या हुई, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन दैट मीन्स द ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो गया एंड देयर इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब अगर क्वेश्चन रहेगा ओव्यूलेशन इज मेनली ड्यू टू विच हार्मोन, सो आंसर विल बी LH. very good, LH. answer is LH, very good, ovulation is due to LH। तो अभी फिर से इसको समझते हैं साइकिल को। नॉर्मल ड्यूरेशन डे 0 से लेके डे 28, बीच में 14th डे पे देर इज ओव्यूलेशन। ठीक है, इसके पहले ये कौन सा फेज है, जल्दी बोलो, ओव्यूलेशन के पहले कौन से फेजेस है, Follicular or proliferative phase. यस, फॉलिक्यूलर फेज इन ओवरी एंड प्रोलिफरेटिव फेज इन यूटरस। देन ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे होगा लूटियल फेज इन ओवरी एंड सिक्रेटरी फेज इन यूटरस। सो ओव्यूलेशन में क्या होगा, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, इसमें है प्राइमरी oocyte, तो देर इज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और ये प्राइमरी oocyte बाहर निकल गया। तो ये प्राइमरी oocyte जो सेकेंडरी oocyte में बदल गया है, तभी जाके ओव्यूलेशन हुई है। अब इसका क्या होगा, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम, this will be converted into corpus luteum, and this corpus luteum is the major source for the release of progesterone। तो वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकल रहा था, Granulosa cell. यस, ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब यहाँ से मेजर अमाउंट में निकलेगा फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम विच इज नथिंग बट द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। अच्छा, और एक क्वेश्चन आता है, अपार्ट फ्रॉम प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम से और कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन, सबसे ज्यादा तो Inhibin A. प्रोजेस्टेरॉन, वेरी गुड वेरी गुड, इनहिबिन ए एंड ईस्ट्रोजन, एंड मैक्सिमम निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो ये तीन हार्मोन्स है कॉर्पस लूटियम से निकलते हैं। नेक्स्ट, नाउ अब कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकल गया, प्रोजेस्टेरॉन के क्या फंक्शंस रहेंगे वो देख लेते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन पहले तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कब होगा? ऑन द 8th डे आफ्टर ओव्यूलेशन। तो डे 8th आफ्टर ओव्यूलेशन, ये मैक्सिमम निकलेगा तब। देन या फिर दूसरे भाषा में लिख सकते हैं 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज्यादा निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन। देन प्रोजेस्टेरॉन क्या है? यूट्रस में जाके सिक्रेटरी चेंजेस कराता है और उसी को बोलते हैं लूटियल फेज। ठीक है, ओवरी में लूटियल फेज और यूट्रस में सिक्रेटरी फेज। देन आफ्टर ओव्यूलेशन ये क्या करेगा? इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक आफ्टर ओव्यूलेशन। क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी कि एफएसएच और एलएच को कम करना है। ठीक है, सो एलएच जो है वो कम हो गया, देयर इज डिक्रीज इन एलएच। तो क्या होगा? एलएच कम हो जाएगा तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगी, क्योंकि एलएच की वजह से ही कॉर्पस लूटियम बनी थी। अब एलएच नहीं है तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट्स। अब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगी तो देयर इज कौन सा हार्मोन कम हो जाएगा? नो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। यस, प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होते ही देयर इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और ब्लीडिंग हो जाएगी। सारे सिक्रेटरी चेंजेस जो है खत्म हो जाएंगे एंड एंडोमेट्रियम विल बी शेड आउट। और क्या होगा? एफएसएच भी कम हो गया था ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, लेकिन ड्यू टू द नो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से क्या हुआ? अभी यही प्रोजेस्टेरॉन ने कम जो हुआ था इसी ने ही वापस से क्या हुआ? अब नेगेटिव फीडबैक जो है वो ओवर हो गया। प्रोजेस्टेरॉन ने जो नेगेटिव फीडबैक दिया था एफएसएच को कम करने के लिए, अब वो क्या हो गया? वो नेगेटिव फीडबैक स्टॉप हो गया क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी कम हो चुका है ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो नेगेटिव फीडबैक भी डेमोलिश हो जाएगा। तो एफएसएच जो है अगेन इट विल स्टार्ट राइजिंग and it will again start the stimulation of further follicles for next cycle. ठीक है, that is your complete menstrual cycle. लास्ट में हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जो भी एंडोमेट्रियम थी वो सारी शेड होके थ्रू द वेजाइनल कैनाल बाहर आ गई। सो एक्सपल्शन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम किसकी वजह से? ड्यू टू द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस किसने कराया? It is due to PGF2, that is prostaglandin F2. Another important question. Prostaglandin F2 causes the expulsion of uterine contents or it causes the shedding of endometrium. ठीक है, and PGF2 की वजह से ही पेन होता है during menses. It also causes pain during menses. और इसीलिए ही डिस्मेनोरिया में ये ज्यादा होता है तो इसलिए ज्यादा पेन होता है। तो इसलिए डिस्मेनोरिया की एक अच्छी बात ये है दैट इट इज अ साइन दैट योर साइकिल्स आर ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेशन हो रहा है इसलिए इसी वजह से पेन हो रहा है। तो इसलिए डिस्मेनोरिया को तब तक ट्रीट नहीं करते जब सो व्हाई देयर इज पेन इन मेंसेस? ड्यू टू prostaglandin F2. Very good. PGF2, prostaglandin F2. And this is also responsible for the pain of dysmenorrhea. So dysmenorrhea में one indication is there that there is 100% there is ovulation. इसलिए dysmenorrhea का ट्रीटमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक 24 आवर्स में उसकी डे टू डे एक्टिविटीज हैम्पर नहीं होती, तब तक वी विल नॉट ट्रीट द dysmenorrhea.
अब जितना भी मेंस्ट्रुएशन मैंने पढ़ा दिया है वो सब भी यहाँ पे जस्ट लाइंस में लिखा हुआ है, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस, और अब फिर भी कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना। नाउ लूटियल फेज में एक चीज याद रखना है, एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी हो जाती है 12 mm, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन है तो इट विल कॉज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, तो 12 mm थिकनेस हो जाती है। एंड द ग्लैंड्स ऑफ यूट्रस दे बिकम कॉर्क स्क्रू शेपेड, ठीक है। कॉर्क स्क्रू शेपेड glands are found in luteal phase of the menstrual cycle। और corkscrew esophagus किसमें मिलती है? डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म। वेरी गुड, ये मैं तुमसे ही एक्सपेक्ट कर रही थी आंसर, पिछले साल पूछा था ना तो नहीं बता पाए थे। जी। ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ईस्ट्रोजन पीक कब होता है? डे 10 टू डे 11 पे, एंड कितना होता है 100 पिकोग्राम पर फॉलिकल, और यू कैन से 200 picogram per ml, and estradiol peak is sustained for 48 hours, तभी हमारा LH निकलेगा, ये हमने पढ़ लिया। Ovulation occurs 32 to 36 hours after LH surge, LH surge होने के 30 to 36 hours के बाद ओव्यूलेशन होती है, या फिर यू कैन से 10 to 12 hours after LH peak। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर LH सर्ज लिखा होगा तो सेलेक्ट 32 to 36 hours after LH surge there is ovulation, और अगर LH peak लिखा होगा तो 10 to 12 hours after LH peak। कितना होगा 75 nanogram per ml of LH will be there at LH peak। Then just before ovulation size of Graafian follicle कितना होता है 20 mm, and at ovulation there is completion of metaphase first of meiotic division, and there is extrusion of first polar body। Then ovulation occur 14 days before the first day of succeeding cycle। जो नेक्स्ट साइकिल आने वाली है वहां से 14 डेज माइनस कर लेंगे तो यू विल गेट द डे ऑफ ओव्यूलेशन। सो टू गेट द डे ऑफ ओव्यूलेशन यू विल माइनस 14 फ्रॉम द लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसलिए नॉर्मल जो 28 डेज लिया उसमें से 14 माइनस करो तो 14 आएगा, ऑन द 14th डे देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन, सॉरी ओव्यूलेशन। नाउ एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर्स, कौन कौन सी मेन पोजीशंस है फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन? फर्स्ट इज डॉर्सल विद नी फ्लेक्स्ड एंड थाई एब्डक्टेड, दिस पोजीशन। देन लेटरल और सिम्स पोजीशन, दिस वन, एंड दिस इज द लिथोटॉमी पोजीशन। ये तीन पोजीशंस है जिसमें गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। Next is what are the investigations for gynecology? First is cell study, that is cytology। उसमें कहाँ से cells लेंगे? You will collect from the cervical and vaginal area। Indication क्या है? कोई भी हमें स्क्रीनिंग करनी है जैसे कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, तो कहाँ से स्मीयर लेंगे? पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना। या फिर हमें हार्मोनल स्टेटस जानना है तब कहाँ से लेंगे? लेटरल फॉर्निक्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। तो याद रखना स्क्रीनिंग के लिए पोस्टीरियर फॉर्निक्स से लेनी है, और हार्मोनल स्टेटस के लिए हार्मोनल कहाँ पे एंड होता है? एल पे, तो लैटरल फॉर्निक्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ वेजाइना से सेल्स कलेक्ट करने। देन पैप टेस्ट, it is a cervical smear test and it is most effective screening procedure for CA cervix। Then vaginal epithelium study, vagina हमें पता है 3 types of cells से lined है। These are parabasal और basal cells which are under no hormonal dominance, ये कोई भी हार्मोन के अंडर नहीं होते हैं। Then intermediate cells है जो कि हार्मोन के कंट्रोल के अंदर प्रोमिनेंट बनते हैं, लाइक एंड्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रेगनेंसी के टाइम ये ज्यादा होते हैं एंड ड्यूरिंग द यूज ऑफ ओसीपीज। सुपरफिशियल सेल्स जो कि कब ज्यादा होंगे? व्हेन देयर विल बी ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस। तो इसकी काउंटिंग को क्या बोलते हैं? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट क्लास में, दिस इज नोन एज एमआई स्टडीज और मैच्योरेशन इंडेक्स स्टडी, in which there is counting of basal cells or parabasal cells, intermediate cells and superficial cells।
तो देख सकते हो एट बर्थ 95 सबसे ज्यादा है इंटरमीडिएट सेल्स ड्यू टू द मैटरनल हार्मोन्स की वजह से, मैटरनल प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। देन प्रेगनेंसी के टाइम भी प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है, इसलिए 0/95/5। मेनोपॉज के बाद कोई हार्मोन नहीं रहता, इसलिए बेसल सेल सबसे ज्यादा है 100/0/0। प्री ओव्यूलेटरी में देख सकते हो 40-60, और मिड सिक्रीटरी में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो अगेन 70/30। ओव्यूलेशन के पहले ईस्ट्रोजन ज्यादा रहता है, इसलिए सुपरफिशियल सेल सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसका यूज है। मैच्योरेशन इंडेक्स स्टडी। नाउ नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। किस लिए करते हैं? कोई भी बैक्टीरियल इन्वेजन है या नहीं, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए एग्जामिनेशन है, एंड टू सी द हार्मोनल स्टेटस। नाउ स्पिन बार्केट टेस्ट, ये टेस्ट आया है पिछले साल, so this is done to see the, sorry पिछले से पिछले साल आया, last to last year, to see the elasticity of cervical mucus। तो बिफोर ओव्यूलेशन ये इलास्टिसिटी कितनी रहेगी? मोर देन 10 सेंटीमीटर बिफोर ओव्यूलेशन। एंड इलास्टिसिटी क्यों है? ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, एंड आफ्टर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, इसलिए इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो दिस इज स्पिन बार्केट टेस्ट। नेक्स्ट इज योर फर्न टेस्ट। तो अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम एग्जामिन करेंगे सर्वाइकल म्यूकस को, तो यू विल सी दिस फर्न पैटर्न्स। तो फर्न पैटर्न कब दिखाई देगा? बिफोर ओव्यूलेशन। फर्न पैटर्न इज सीन ड्यू टू इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन, NaCl and decrease in protein. And after ovulation at about 22 और 23rd डे ये फर्न पैटर्न लॉस्ट हो जाता है। तो बिफोर ओव्यूलेशन कौन कौन से फेजेस होते हैं? फॉलिक्यूलर एंड प्रोलिफरेटिव फेज, उसमें ये दिखाई देगा, और सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज में ये नहीं दिखाई देगा। तो फेजेस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन कल्डोसेंटेसिस, इसमें क्या है? पाउच ऑफ डगलस से फ्लूइड कलेक्ट करके उसकी स्टडी की जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कल्डोसेंटेसिस। और इसको कब करते हैं? व्हाट आर द इंडिकेशन? हीमोपेरिटोनियम, पेरिटोनियम में ब्लीडिंग हो गई, देयर इज सम पेल्विक एब्सेस, तो इन कंडीशंस में हमें कल्डोसेंटेसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेल्विक इन्फेक्शंस एंड कॉमनली नोन बाय द नेम ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज और PID। अब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में कौन सा जेनाइटल ट्रैक्ट आता है? अपर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जैसे कि ओवरीज, ऊफेराइटिस इज इंक्लूडेड अंडर PID। फेलोपियन ट्यूब, सेल्फिंजाइटिस, यूट्रस, एंडोमेट्राइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस, या फिर ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस और पैरामेट्राइटिस। So all these conditions are included under an umbrella term, that is pelvic inflammatory disease। इन सबको एक टर्म के अंडर इंक्लूड कर दिया है, जिसको बोलते हैं pelvic inflammatory disease। अब इसमें हमने क्या इंक्लूड किया? ओनली अपर जेनाइटल ट्रैक्ट। सो लोअर में जो सर्विक्स या वेजाइना है, उन दोनों का इन्फ्लामेशन PID के अंदर नहीं आता है। सर्विसाइटिस एंड वेजाइनाइटिस आर नॉट इंक्लूडेड इन PID, they are not included under PID। now what are the risk factors for PID? sexually active women में होता है, young age group वाली फीमेल under 19 years, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है किसी के, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है, जिसमें हिस्ट्री है ऑलरेडी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्यूट PID, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फीमेल्स, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, तो ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द हैंड और सॉइलिंग ऑफ द हैंड, हैंड्स गंदे और मैनुअली रिमूव किया तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। पोस्ट अबॉर्टल सेप्सिस या पोस्ट प्यूबर्टल सेप्सिस के केस में भी ये फैल सकता है। और इन्फेक्शन कैसे फैलेगा? असेंडिंग मैनर में, वेजाइना के थ्रू ऊपर असेंड करेगा। देन व्हाट आर द प्रिवेंटिव फैक्टर्स? कोई भी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करती है लाइक OCPs या कॉन्डम्स, तो शी इज प्रोटेक्टेड। हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है ड्यू टू दी देयर सेफ्टी मेजर्स। और प्रेगनेंसी के टाइम भी, प्रेगनेंसी के टाइम क्यों PID नहीं होते हैं? मैम क्योंकि सर्वाइकल ऑस क्लोज रहती है। नो, ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ द
वेजाइना 4.5 के अराउंड रहता है ना, तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता. सो दैट इज वाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो चांसेस और जीरो चांसेस फॉर PID. Now, what are the organisms responsible for PID? प्राइमरी ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होंगे उनको इंक्लूड किया है प्राइमरी ऑर्गेनिज्म के अंडर. सो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस एंड निजेरिया गोनोरी. क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस एंड निजेरिया गोनोरी. एंड 10% क्या है? माइकोप्लाज्मा होमिनिस. तो ये तीन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, इसलिए प्राइमरी ऑर्गेनिज्म. सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. सो एरोबिक में नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई एंड स्टेफाइलोकोकस. और एनारोबिक में है बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस एंड बिविस एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस और पेप्टोकोकस. ये है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म. तो क्वेश्चन आएगा ऑल आर द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर PID एक्सेप्ट. तो इन सब के अलावा जो होगा दैट विल बी द आंसर. रूट ऑफ स्प्रेड क्या है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड असेंडिंग इन्फेक्शन, दैट इज द मोस्ट कॉमन रूट. सो ड्यूरिंग सेक्सुअल ट्रांसमिशन अलोंग विद द स्पर्म ये बैक्टीरियाज भी अंदर चले जाते हैं. देन जेनाइटल TB, दिस इज द ओनली PID जो कि सेक्सुअली स्प्रेड नहीं हो सकता. इसलिए कोई भी अगर वर्जिन फीमेल हमारे पास PID लेके आती है तो यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज द कॉज, क्योंकि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस कभी भी सेक्सुअली स्प्रेड नहीं हो सकता. इसलिए वर्जिन फीमेल्स में अगर PID लेके आई है तो थिंक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. Now, what are the clinical features of PID? Bilateral abdominal pain होगा और pelvic area में pain होगा. बहुत ज़्यादा lethargy, lassitude, fever and headache होगा. Nausea and vomiting. Irregular bleeding या फिर excessive vaginal bleeding. Abnormal vaginal discharge होगा and there will be painful sexual intercourse which is known as dyspareunia. Then inflammation है तो fever भी होगा. The temperature will be more than 38.3 degrees Celsius. And on abdominal palpation, you will see tenderness over lower abdomen. और bimanual examination करोगे तो fornices पे tenderness मिलेगी. ठीक है, vaginal examination करेंगे तो fornices पे tenderness मिलेगी. This is known as cervical motion tenderness और adnexal tenderness. तो classic triad of PID में क्या है? पेल्विक पेन, फीवर और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस. ऐसे जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो फॉर्निसिस पे टेंडरनेस मिलेगी. नाउ इन्वेस्टिगेशन गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? लेप्रोस्कोपी. यही क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर PID? इट इज लेप्रोस्कोपी. सोनोग्राफी USG भी कर सकते हैं बट इट हैज लिमिटेड वैल्यू. और कल्डोसेंटेसिस कब करेंगे? कल्डोसेंटेसिस करने पे इट विल बिकम सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ एक्यूट PID व्हेन जब पेरिटोनियल फ्लूइड में व्हाइट ब्लड सेल्स हमें मोर देन 30,000 पर ml मिलेंगे. सो इफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर मोर देन 30,000 पर ml तो क्या मिलेगा? इट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर एक्यूट PID. क्रॉनिक के लिए नहीं, एक्यूट PID के लिए ये सिग्निफिकेंट हो जाता है. नाउ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ PID, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्टिसीमिया, सारी बॉडी में ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकता है, डिस्पेरियोनिया, इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंट एंड इंक्रीज्ड रिस्क फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. क्योंकि यहाँ पे तो पूरे में क्या है? इन्फेक्शन फैला हुआ है तो फर्टिलाइज्ड ओवम जाके इधर उधर इम्प्लांट हो जाएगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड इट कैन लीड टू क्रॉनिक पेल्विक पेन और बाद में क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में ये कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ क्रॉनिक PID? इस साल का क्वेश्चन है. इट इज लो बैक पेन. क्वेश्चन में लिखा था बैक एक, तो बैक एक, लो बैक पेन एक ही बात है. श्योर साइन क्या है? पस एंड एडेशंस इन द जेनाइटल ट्रैक्ट. दिस इज द श्योर साइन ऑफ क्रॉनिक PID. देन देयर इज फिट्ज-हग-कर्टिज सिंड्रोम. इसमें क्या है? अगर PID is due to Chlamydia trachomatis तो उसमें क्या होगा? PID के साथ साथ पेरीहिपेटाइटिस भी होगा. अराउंड द लिवर देयर विल बी एडेशंस. ऐसे एडेशंस बन जाएंगे. दिस इज नोन एज वायलेंट स्ट्रिंग अपीयरेंस. लिख लो,
This is known as violent string appearance of liver. किसमें मिलेगी? Fitz-Hugh-Curtis syndrome, which is PID due to chlamydial infection. So there will be adhesions around the liver. Liver के around ऐसे scar tissue form होके चिपक जाएगा. So this is known as violent string appearance. Then genital tuberculosis. तो genital tuberculosis हमेशा primary tuberculosis होने के बाद होगा. Respiratory में पहले होगा, उसके बाद genital tract में फैलेगा. Route of spread is कैसे फैला है? Through the blood route, hematogenous spread. What are the organisms? Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovine. That is very rare cause. Then site क्या है? Most common site हमने जब एम्पुला के बारे में पढ़ा था तब भी पढ़ा था. एम्पुला is the most common site for genital tuberculosis. एम्पुला नहीं लिख के they can give a bigger part, that is fallopian tube. तो fallopian tube, एम्पुला दोनों कुछ भी हो सकता है. ओवरीज में भी हो सकता है, यूट्रस, सर्विक्स, पेल्विक पेरिटोनियम, वेजाइना एंड वल्वा. देन व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर? मोस्ट कॉमन एज ग्रुप. पेशेंट प्रोफाइल क्या होगी? पेशेंट जो है एज ग्रुप 20 to 30 ईयर्स में ज्यादा होगा. इंक्रीज्ड इंसिडेंस इन फर्टाइल फीमेल्स में ज्यादा होता है. मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इज इनफर्टिलिटी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Most common finding in female of reproductive age is normal pelvic examination. Pelvic examination करोगे तो कोई abnormality मिलेगी ही नहीं, तो you can be misguided. इसलिए proper सब examine करना बहुत important है. Adolescent girl में क्या finding मिलेगी? Pelvic examination में there will be bilateral adnexal mass. ऐसे feel होगा कि जैसे कुछ मास ओवरग्रोथ हो गया इन केस ऑफ एडोलेसेंट फीमेल. लेकिन रिप्रोडक्टिव एज वाली में नॉर्मल पेल्विक एग्जामिनेशन. मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में क्या रहेगा? वेजाइनल ब्लीडिंग जो है ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है या फिर टोटल एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एमिनोरिया. बट इनिशियल सिम्टम इज मेनोरेजिया ड्यू टू एंडोमेट्राइटिस. पहले उसको ज्यादा ब्लीडिंग होगी एंड सब्सिक्वेंटली दैट विल बी चेंज इनटू ओलिगोमेनोरिया और एमिनोरिया. देन मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी क्या है? सेल्फिंजाइटिस, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ही मोस्ट कॉमन साइट है तो इसलिए मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी इज सेल्फिंजाइटिस. मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज इनफर्टिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसमें HSG जो है दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि HSG की वजह से रिएक्टिवेट हो सकता है बैक्टीरिया. लेकिन HSG क्यों किया? क्योंकि पेशेंट जो है इनफर्टिलिटी लेके आया था हमारे पास. ठीक है, इसलिए HSG कर दिया. तो HSG जब कर दिया तो यू विल सी टबैको पाउच अपीयरेंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा यूट्रस का अपीयरेंस, फैलोपियन ट्यूब का अपीयरेंस ऐसा दिखाई देगा. यू कैन सी टबैको पाउच अपीयरेंस सीन इन जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन व्हाट आर द अदर इन्वेस्टिगेशन? बायोप्सी कर सकते हो. बायोप्सी कब करेंगे? डन 1 to 2 days बिफोर या फिर 12 hours आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंसेस. एंड PCR भी कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डन ऑन day 1 ऑफ मेंसेस. तो मेंसेस के पहले बायोप्सी करना है. एंड PCR इज हाईली सेंसिटिव फॉर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस. इंपॉर्टेंट. So thank you. That's all for today. We will conclude here. किसी को कुछ डाउट होगा तो you just go through this class once again. इसमें प्यूबर्टी वाला और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला सबसे इम्पोर्टेंट है. PID का मोस्ट कॉमन फीचर्स, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम. So all these are very important. So go through this class very thoroughly and still अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट होता है तो they can ask me. Okay, we will conclude here. Good night.